And at a moment laden with personal emotion and political significance, MNS Chief Raj Thackeray visited Matoshri, the residence of Uddhav Thackeray, after a gap of 13 years. Raj Thackeray was there to personally wish his cousin and Shiv Sena Uddhav Bal Thackeray faction chief Uddhav Thackeray on his birthday. The meeting was brief but symbolic. Raj presented roses to Uddhav and later posed for a photo which he posted of the two standing together beside a portrait of Bala Saheb Thackeray, calling Uddhav his elder brother, quote unquote. The visit marks Raj Thackeray's first formal return to Matoshri since leaving the Shiv Sena back in the year 2006, a split that had set the cousins on different and often opposing political trajectories. He was accompanied by senior MNS leaders Bala Nandgaonkar and Nitin Sardesai. This gesture of goodwill comes just weeks after the two leaders shared a stage for the first time in 2 decades, jointly opposing the Maharashtra government's plan to introduce Hindi as a third compulsory language in primary schools. While Uddhav Thackeray has hinted at the possibility of an alliance with MNS, Raj has remained cautious. He recently said that his party will take a final decision after the civic poll schedule is announced. The civic elections, especially in Mumbai, considered the Shiv Sena's home turf, are due later this year and could reshape political equations in the state. For now, Raj Thackeray's visit to Matoshri is being seen as a powerful gesture, one that blends personal reconciliation with the potential for political realignment in Maharashtra. And now we have Shubham Pandey joining us on the phone line from Mumbai. Shubham ji, बताइए 13 साल में पहली बार राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे, उधर से क्या तमाम खबरें निकल रही हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए 13 साल बाद आज उद्धव ठाकरे का जन्मदिन था और राज ठाकरे जो उनके चचेरे भाई हैं वो उनके घर पे मातोश्री पहुंच जाते हैं, जन्मदिन जो है उनका मनाकर वापस लौट आते हैं। देखिए इसी महीने में 5 तारीख को राज और उद्धव ठाकरे एक साथ मंच साझा किए थे और अब एक बार फिर से जो मनमुटाव था 2006 में जो पार्टी शिवसेना से अलग होकर अपनी बनाई थी, उसके बाद लंबा इंतजार कुछ बड़े जब 2012 में बाला साहब ठाकरे की मौत हुई थी तब राज मातोश्री गए, उसके बाद उनके बेटे की शादी का कार्ड देने गए थे। दोनों चचेरे भाई हैं, पारिवारिक संबंध है, बातें करते हैं क्योंकि जो अपने दर्शकों को एक और फैक्ट बता दें कि दोनों की जो माँ है वो भी एक सगी बहन है, यानी चचेरे भाई के साथ साथ ये दोनों इनकी जो माएँ हैं राज और उद्धव ठाकरे की जो माता हैं वो भी आपस में सगी बहनें भी हैं। तो एक तरफ से मौसी के भी लड़के हो जाते हैं, चाचा के जो है वो भी एक ही वंश के हो जाते हैं। तो इसी वजह से दोनों में एक बॉन्डिंग है, दोनों में बातचीत होती रहती है और राज जो है तमाम मनमुटाव भुलाकर वहां पर पहुंच चुके हैं और उनसे बातचीत उनसे मिले और अटकले का बाजार अब गर्म हो चुका है कि शायद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में राज उद्धव एक साथ चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। शुभम जी बने रहिए हमारे साथ। वी ऑल्सो हैव आनंद दुबे of the Shiv Sena Uddhav Bal Thackeray faction now joining us. Anand Dubey, thank you so much for being with us. बताइए राज ठाकरे जी कहते हैं कि सिविक पोल, मुंबई के सिविक पोल है उसका शेड्यूल निकलते वक्त हमें पता चलेगा कि क्या अलायंस होगी एमएनएस और शिवसेना यूबीटी के बीच में। आज का जो कार्यक्रम था वो विशुद्ध रूप से पारिवारिक था और इसमें कोई राजनीति नहीं था। एक भाई का जन्मदिन था, एक भाई आया था, तो लोग अब इस पर चर्चा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कोई इसकी जरूरत नहीं है, जब समय आएगा राजनीति का तो जरूर आप सबसे बातचीत करके बताया जाएगा। अभी फिलहाल विषय ये है कि एक जन्मदिन है और लोग आते जाते हैं सुख दुख में, बस इतना ही था आज का कार्यक्रम। लेकिन आप ये भी देख लीजिए ना, मतलब 20 साल में पहली बार दोनों भाई एक ही मंच पे खड़े थे कुछ दिन पहले, आज तो ये हो रहा है। हाँ तो अच्छी बात है, तो बहुत खुशी की बात है कि जो अब तक नहीं हुआ अब हो रहा है। पहले मराठी मानुस के लोग को लेकर, मराठी भाषा को लेकर एक साथ आए, अब जन्मदिन पर एक साथ आए हैं, कल आगे भी आ जाएंगे। भाई तो हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तो इसको इस चश्मे से देखिए। बाकी जब समय आएगा तो जरूर इस पर राजनीतिक बातें होंगी।
ये बात राजनीति से ही शुरू हुई थी आनंद दुबे जी, क्योंकि जब वो हिंदी को कंपलसरी बनाने की कोशिश में उसके खिलाफ की लड़ाई में ही दोनों भाई जुड़े थे। कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है ना, तो जुड़े थे तो भाई तो हैं, भाई भाई से नहीं जुड़ेंगे तो किससे जुड़ेंगे। तो थोड़ा समय दीजिए, जरूर इस पर आगे बहुत बड़ी चर्चा होगी। आज सब भीड़ है, सब मातों से आ रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं, तो आज अलग ही उत्साह है। और जब राजनीति का समय आएगा, चुनाव आएंगे, तब जरूर उस पर बातचीत होगी। आज फिलहाल भाई से मिलने भाई आया है। All right, we'll leave it at that. Anand Dubeji, Shiv Sena UBT spokesperson, thank you for being with us here on News 9. The big news emerging from Maharashtra is that Raj Thackeray went to Matoshri, the residence of Uddhav Bal Thackeray, and wished him on his birthday with a bouquet of roses and setting speculations alight. शिवम जी, आनंद दुबे जी जो शिवसेना यूबीटी के स्पोक्स पर्सन है, वो कहते हैं कि अभी राजनीति के बारे में बात करने की वक्त नहीं है। शुभम पांडे। Moving on. In a dramatic pre-dawn operation, Pune police arrested Pranjal Khewalkar, the son-in-law of former Maharashtra Minister Eknath Khadse, along with 6 others, in connection with a high-profile drug party busted in the Kharadi area. The raid carried out at a studio flat near the Pune-Ahmednagar highway reportedly uncovered the use of high-quality cocaine, marijuana, hookah pots and alcohol. Among those detained are 2 women. Following the arrest, police escorted Khewalkar to Sassoon General Hospital for a medical examination and later conducted a search at his Hadapsar bungalow. Officials confirmed the seizure of several electronic devices including a laptop, 3 pen drives and a hard disk, all of which are now being analysed for further leads. Khewalkar was subsequently taken to the Pune Police Commissioner's office for intensive questioning and is expected to be produced before a city court later today. This high-profile case has sent shockwaves through political and social circles alike, and we will continue to bring you the latest developments on that as they unfold. एक रेव पार्टी के इसमें मेरे दामाद को आज पुलिस ने अरेस्ट किया। पता नहीं हाउस पार्टी थी या रेव पार्टी है। दामाद अगर होंगे इसमें, अगर दोषी होंगे तो शासन होना चाहिए, पर ऐसा है कि ये वातावरण देखकर जो हम लोगों ने बार बार प्रश्न उठाए उसका उत्तर न देते हुए इसमें कोई ये ट्रैप लगा के तो नहीं किया, ये शंका मुझे है। पुलिस छानबीन कर रही है, पुलिस भी उनकी है, सारा ये रिपोर्ट उनका है। हाउस पार्टी है या रेव पार्टी वो तय करने वाले हैं। पर जहाँ तक कि अभी तक मेरा सवाल ये है, अब ये कहना है कि जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आती, जब उसकी रिपोर्ट जब तक फॉरेंसिक लैब की हो, ब्लड रिपोर्ट हो और रिपोर्ट हो, जब तक कहना इससे और ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा। Pune police busting Pranjal Khewalkar, who is the son-in-law of former Maharashtra State Minister Eknath Khadse. He was arrested along with 6 others in connection with a high-profile rave party involving banned drugs and substances, which was busted in the Kharadi area of Pune. Eventually, the search led the police to carry out another raid at a studio flat near the Pune-Ahmednagar highway, where they found high-quality cocaine, marijuana, and other substances. Of all those detained, 2 of them were women. The ex-Maharashtra minister's son-in-law was taken for a medical examination, after which he was taken to the Pune Police Commissioner's office for an interrogation. He is set to be produced before a court later in the day today,
And this high-profile case has sent shockwaves through political and social circles across Maharashtra. Keeping it with Maharashtra, a massive scam has hit Maharashtra's Ladki Bahin Yojana, a welfare scheme launched to empower women financially. But now reports reveal that more than 14,000 men have illegally claimed benefits under this women-only scheme, getting more than 21 crore rupees into their accounts. The scheme, Ladki Bahin Yojana, launched in August 2024 ahead of the assembly elections, promised 1,500 rupees per month to eligible women, but official data now shows that these funds were fraudulently diverted into male accounts. Now, the scam has also triggered a political storm. Deputy Chief Minister of Maharashtra, Ajit Pawar, has vowed tough action. He says that the money was meant for poor women, not for men, and that the government will recover every single rupee. And if there is no cooperation, legal action will follow. This scheme played a major role in the ruling BJP Mahayuti Alliance's election victory. Meanwhile, NCP MP Supriya Sule has demanded a probe by the Enforcement Directorate and CBI into contractors hired to collect application forms, alleging mismanagement and political misuse. महादेव मुंडेंच्या तुम्ही बघितल्या त्यांच्या वेदना. अहो मी त्यांच्या घरी जाऊन आले. एवढी छोटी छोटी लेकरं आहेत त्यांची. ती महिला आमची भगिनी न्याय मागत मागत फिरली. परवा काही नाही तर आत्महत्या करायची पाळी तिच्यावर आली. आता तिला न्याय मिळतोय आणि तुम्हाला कळलंय की काय अमानुष पद्धतीने त्याची हत्या झाली. या हत्या होत होत्या तेव्हा पालकमंत्री कोण होतं? कुणाच्या घरी हे लोक बसून निर्णय घ्यायचे? कोण त्यांच्या मागे होतं? हे मी म्हणत नाहीये. हे माननीय सुरेश धस आणि बजरंग अप्पा सोनवणेंना विचारा. त्याच्यामुळे मला धक्का बसला. क्लीन चिट कसल्या क्लीन चिट आहेत या? इथे घराच्या घरं उद्ध्वस्त होत आहेत, संसार उद्ध्वस्त होत आहेत आणि हे लोक क्लीन चिट देत आहेत. काय एवढं इथे सत्तेचा प्रेम? हे कदापि या राज्यात जर कोणी चुकीचं काम करत असेल आणि कुणाचं कुटुंब उद्ध्वस्त करत असेल ते महाराष्ट्र सहन करणार नाही. कितीही लढायला वेळ लागेल तरी आम्ही लढत राहणार आणि त्या कुटुंबाला ज्याच्या घरातला कर्ता पुरुष त्याची अमानुषपणे हत्या ज्यांनी केली आहे किंवा त्याच्या मागे जो पाठराखण करा ज्यांनी त्यांना सगळ्यांना मदत केली अशा सगळ्या लोकांना महाराष्ट्रामध्ये निर्णय प्रक्रियेत आम्ही येऊ देणार नाही. ते किती आहेत मला माहिती नाही आणि माझा काही संबंध नाही कोणीकडे. त्यांना कधीच त्यांचे पहिले व्हिडिओ आले ना तेव्हाच त्यांनी नैतिकतेवर का मी आपल्याला सांगतो की ह्या महिन्यातले पण लाडक्या बहिणीचे पैसे आम्ही रिलीज केलेले आहेत. ते त्यांच्या अकाउंटला जातील. तर ही योजना पुरुषांची करता नव्हती. त्यांना मागे जर पैसे गेलेले असतील तर ते पैसे आम्ही वसूल करू. जर त्यांनी मदत केली नाही तर वेळ पडली तर लाडक्या बहिणीच्या योजनेचा गैरफायदा घेऊन जर कुठल्या पुरुषांनी ते पैसे मिळवण्याचा प्रयत्न केलेला असेल तर त्यांच्यावर आम्ही ॲक्शन पण घ्यायला मागे पुढे बघणार. लाडक्या बहिणीमुळे थोडा तिजोरीवर भार पडलेला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणजे एकदम इतका निधी तिकडे वळवावा लागतोय. ठीक आहे ते होणे गरजेचं होतं आवश्यक होतं. आमच्या अनेक लाडक्या बहिणी त्या बाबतीत खुश आहेत. त्यांना कुठेतरी आधार मिळालेला आहे मदत मिळालेली आहे. त्यामुळे थोडा भार तिजोरीवर पडलेला आहे हे खरं आहे. आता शेतकऱ्यांचं आता परिस्थिती थोडी 46,000 कोटी रुपये आमच्या लाडक्या बहिणींना आम्हाला लागलेले त्या वर्षभरामध्ये आणि काही टग्याने लाडक्या बहिणी म्हणून माणसांनी पैसे घेतले आज मी टीव्हीवर बघितलं. 14,000 आणि आमचं त्या अधिकाऱ्यांनी काय पुन्हा बघतच पैसे दिले. लोकसभेमध्ये यांना जनतेने यांची जागा दाखवली होती. यांचा हारच यांचा पराजयच झाला होता आणि त्यामुळं त्यातून वाचवण्यासाठी त्याचा फायदा घेण्यासाठी हे लाडकी बहीण आणून काही सकारात्मक गोष्टी करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा त्यांना फायदा झाला. आता फायदा झाल्यानंतर असे बोगस कामं जे झालेत हे खरं म्हणजे ही योजना आणणाऱ्यावरच गुन्हा दाखल करायला पाहिजेत. त्यामध्ये पारदर्शकता का नाही ठेवली होती? का घाईघाईने त्यांच्या खात्यात पैसे घातलेत?
हे सगळं जे पाप केलंय सत्ता मिळवण्यासाठी, खुर्ची मिळवण्यासाठी, महाराष्ट्र लुटण्यासाठी, महाराष्ट्राला बर्बाद करण्यासाठी, कारण लोकसभेमध्ये हे कशा पद्धतीचे नतभ्रष्ट लोक आहेत हे लोकसभेच्या निकालामध्ये कळून चुकलं होतं. A 5-year-old girl lost her life in a horrific accident on Saturday when a speeding BMW rammed into a scooter in Noida's Sector 20. 2 other people, her father and uncle, were also injured in this accident. Police say that the child had just stepped out of the child PGI in Sector 30 where she had gone for treatment accompanied by her family. It was at that moment, in a matter of seconds, that the high-speed luxury vehicle struck their scooter. Authorities have launched an investigation and are currently tracing the vehicle and its occupants. As the probe continues, questions are once again being raised about road safety, rash driving and accountability in high-speed hit-and-run cases. Now on to the growing tensions at the Assam-West Bengal border, where tempers are flaring at Serampore as more than 100 truck drivers and their helpers have launched protests and road blockades following the detention of their vehicles for nearly a week. The trucks, mostly carrying scrap metal, have been stopped allegedly for GST inspections, but the drivers claim they possess all valid documentation. Despite that, the trucks have not been released, and there has been no official clarity provided on the reasons for their continued detention. As days pass, conditions at the site are worsening, with drivers struggling for access to water, food and sanitation. सारे मीडिया पर डालो, ये देखो सारी गाड़ी स्क्रैप की, एक नंबर की, रेलवे के पहिए तक यहाँ पे बंद कर रखे हैं बिना काम से. देखिए सर, सब मीडिया बंद कर रखा है यहाँ पे. The protesters are demanding immediate action and transparency from the authorities. Meanwhile, the border remains tense, with logistics and supply chain movements significantly disrupted. Tensions flaring up at the Assam-West Bengal border, where over 100 truck drivers who have been stuck for nearly a week have launched protests now. These trucks, mostly carrying scrap metal, have been allegedly stopped for GST inspections. Despite the drivers claiming that they have all the valid documentation, the trucks have not been released and no clarity has been provided to them as to why they're being detained continuously. Conditions over there are worsening, with drivers struggling to get water, food and access to a toilet. We have our correspondent Jyoti now joining us on the phone line with the latest. Jyoti, बताइए ये ड्राइवर्स जो 100 के ऊपर 100 के ऊपर जो ट्रक ड्राइवर्स जिन्होंने रोका गया था, वो अभी एक आंदोलन शुरू किया है. हाँ बिल्कुल कृष्ण कुमार, सबसे बड़ी बात है जो सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने खुलासा किया ये खबर, जैसे कि असम और वेस्ट बंगाल की जो बॉर्डर है उस जगह के नाम है श्रीरामपुर गेट की तरफ पिछले 3-4 दिन से लगातार जितना स्क्रैप जो पुराना सामान लेके बाहर असम उत्तर पूर्वांचल से बाहर दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, उस शहर के लिए बड़े बड़े कंपनी के लेके सामान लेके जाते, वो जो जितना गाड़ी चलती है वो गाड़ी को अनजान कारण से पिछले 4 दिनों से जाने के लिए रुक करके रखा है. और जिसके वजह से वहां में जो करीब 80 से 100 गाड़ियां हैं, उनका ड्राइवर हैंडीमैन है, उन लोग को काफी तकलीफ हो रहा है इस गर्मी में. जो ये जुलाई महीने की काफी गर्मी गिरा है, ये गर्मी के समय उनके पास ना कोई मतलब जो शौचालय की कोई व्यवस्था है व कुछ है, उसके वजह से भी वो लोग परेशान है. और उन लोग को कोई पता नहीं है कि इस वजह से उन लोग को गाड़ी को बंगाल की तरफ जाने के लिए नहीं दे रहा है.
जब अधिकारी की गन की बात करते हैं, वो लोग बात करते हैं वहाँ की लोकल थाना जो वहाँ शिमला टापू आउटपोस्ट है, जो बॉर्डर का जो आउटपोस्ट है असम पुलिस का शिमला टापू, वो शिमला टापू आउटपोस्ट वाला के जो अधिकारी है उन लोग का कहना है ये ऊपर से कार्रवाई किया गया है और कोई ऊपर का परमिशन, बिना परमिशन हम लोग आप लोग को जा नहीं दे सकते हैं। और जबकि गोसाईगांव पुलिस स्टेशन वहाँ का जो इंचार्ज है उन लोग भी कोई टिप्पणी नहीं दे रहा है। और कोकराझार आरक्षी जो कोकराझार जिला पुलिस का जो अधीक्षक है पुष्पराज सिंह, उन्होंने भी कई बयान देने से ये है और ये पता नहीं चल रहा है ये किस तरह से क्या है। इससे पहले भी 1.5 महीने पहले ऐसा एक कांड हुआ जहां पर वहां 3 दिन तक कोई गाड़ी को आने जाना बंद कर दिया था, जिसके बाद मौजूदा हालत पर काफी मुश्किल चल रहा था ट्रक ड्राइवर और हैंडीमैन का। और जब ये सामान पुराना सामान है तो कोई सामान का नुकसान नहीं हुआ है, मगर इन लोग को जब पिछले 3-4 दिन से उन लोग को रोक के रखा है तो उन लोग को भारी मात्रा में मुश्किल का सामना पड़ने रहा है। और दूसरी बात हो गया यह कोई चक्र वहाँ जो बॉर्डर एरिया है उसमें क्या सिंडिकेट बनाने के लिए जा रहा है क्या, यहाँ पर कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक नेता है क्या, कोई माफिया चक्र है, ये बात अभी तक खुलासा नहीं हुआ। और यहाँ पर जो जीएसटी की कार्रवाई गन है जो वहाँ पर इंटर स्टेट बॉर्डर में जो जीएसटी का कार्यालय है उन्होंने भी चुप बैठा हुआ है और साथ ही साथ वरिष्ठ पुलिस के लोग भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। कृष्ण कुमार। Jyoti, they're getting us the latest on that flaring border tensions. Thank you, Jyoti, for bringing us that update. An upcoming India-Pakistan cricket face-off scheduled just months after border tensions and a ghastly terror attack has stirred up a political controversy in the country. India will take on Pakistan on the 14th of September as part of the Asia Cup 2025 schedule, putting on display the greatest rivalry in cricket's history for a Sunday watch. The match, scheduled barely 4 months after the dastardly Pahalgam terror attack, has triggered a massive opposition pushback, reflecting a consistent call for boycotting Pakistan, even in sports. Recently, an India-Pakistan match in the World Championship of Legends in England was cancelled after several Indian retired cricketers like Harbhajan Singh, Irfan Pathan and Shikhar Dhawan had withdrawn, citing the Pahalgam terror attack. The Asia Cup 2025 schedule was released yesterday, coinciding with the Kargil Vijay Divas, which marks India's victory over Pakistan in the 1999 Kargil War. The Board of Control for Cricket in India, or BCCI, is yet to comment on the schedule. The opposition has questioned how India could play Pakistan in the aftermath of the Pahalgam terror attack, pointing out that the terrorists involved in the massacre remain on the loose. They slammed what they called a rush to earn blood money and suggested that sports diplomacy must take a back seat in the current situation. अगर ये मैच होता है तो ये सिर्फ फेलियर सरकार का नहीं है, ये फेलियर बीसीसीआई का भी है कि एक तरफ आज कारगिल दिवस है, आज हम जो हमारे आर्म फोर्सेस की वीर गाथा है उसको हम याद करते हैं और जो लोग शहीद हुए देश की लड़ाई में उनको नमन करते हैं, उनको ध्यान करते हैं। और उसी दिन पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो पीसीबी के प्रेसिडेंट हैं ये अनाउंस करते हैं कि एशिया कप होने वाला है यूएई में। और अगर इंडिया और पाकिस्तान मैचेस होते हैं, मैंने जब ये क्रिकेट लेजेंड लीग हुआ था मैंने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी। मैं खुद वो मिशन सिंदूर का हिस्सा थी जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन सब तरफ गई थी और हमने एक ही बात रखी थी, देयर कैन बी नो टॉक विद टेरर।